कि आपको पता है ये सेशन 1 आवर का सेशन है, 1 आवर का कॉन्सेप्ट सेशन है। 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 12-15 तक ये खिंचा सकता है। तो 10-15 मिनट में आपसे कभी एक्स्ट्रा भी मांगूंगा, और जब कंसेप्ट ज्यादा होगा तो मैं आपको पहले से ही बता दूंगा कि आज 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। देन सेकेंड पॉइंट, आप अपने नोटपैड और पेन लेके रख सकते हैं। आपको जो भी डाउट है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, प्लीज चैट पे मत पूछना, क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी रहूंगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। जो भी आपके डाउट्स है आप हाथों हाथ व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। एंड प्लीज ओनली जीएसटी से रिलेटेड डाउट पूछिए। ये मत पूछना कि सर आपने, ऐसे क्वेश्चन मत पूछना कि सर आपने व्हाइट शर्ट के नीचे पैंट पहनी के पजामा पहनना है। तो वैसे क्वेश्चन मत पूछना, पर्सनल क्वेश्चन। आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड, इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच एंड इट विल इट विल कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, बट इसमें फ्यू इलस्ट्रेशंस भी हैं। तो हर कॉन्सेप्ट के बाद आपको इलस्ट्रेशंस मिलेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। बट दिस इज नॉट फुल फ्लेजेड। आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो वो उसके लिए मैं क्वेश्चन बैंक स्कैनर अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट आई कैन नॉट कमिट कि मैं वो आपको दूंगा। उसके लिए आप कोई भी अच्छे पब्लिशर का स्कैनर या क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट 100% आई विल कवर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बाद में करनी है। ऑल्सो ये जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आप बीच में ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, वापस से रिज्वाइन कर लेना। और जो छूटा हुआ पोर्शन है वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है। और इस सेशन के बाद मैं उस रिकॉर्डिंग की लिंक भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। देन आफ्टर ईच सेशन, फिफ्थ पॉइंट अब मैं हूँ फिफ्थ पॉइंट पे, आफ्टर ईच कॉन्सेप्ट सेशन, ये जो एक सवा घंटे का सेशन होगा, उसके बाद मैं हमारे ग्रुप पे एमसीक्यूज डालूंगा। जैसे आज जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड एमसीक्यूज डालूंगा। एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। सीएस एग्जीक्यूटिव में पूरा पेपर एमसीक्यू का आता है, टेक्स्ट का पेपर। देन आपका सीए इंटर में 30 मार्क्स के, और सीए फाइनल में भी 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते, तो दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आपके रोज के रोज कवर होते जाएंगे। देन एक और चीज है, वो जो एमसीक्यू होंगे उसमें नीचे एक प्रैक्टिकल केस स्टडी होगी। तो सीए फाइनल के लिए है ये स्पेसिफिकली। सीए फाइनल में आजकल क्या हो रहा है, जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था, मतलब सीए फाइनल में मे 18 अटेम्प्ट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये स्टार्ट हुआ था। तब बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते थे, स्ट्रेट क्वेश्चंस आते थे। बट आजकल जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो केस स्टडी पे शिफ्ट हो गया है। तो इंस्टीट्यूट जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देता है। और जनरली ये जो केस स्टडीज होती है, ये रूलिंग्स, बहुत सारी रूलिंग्स है उनके ऊपर आती है। तो मैंने वो कवर किया है। तो ये जो लास्ट वाला सेशन है, आई वुड से कि दिस इज अप टू यू। इफ योर मोटो इज ओनली टू क्लियर, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बट अगर आपको एग्जामिशन के लिए ट्राई करना है तो आप वो केस स्टडी भी सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट डे मैं उस केस स्टडी का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। Then this is about the author, about me. My name is Jinesh Pagaria. I am chartered accountant. मैंने May 16 में क्लियर किया था, एंड आई एम अ फैकल्टी एट विद्योदय एकेडमी। आप में से कुछ लोग विद्योदय पे पढ़ चुके हैं, हो सकता है मेरे स्टूडेंट भी हो। एंड इट इज सेंट्रल इंडियाज कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 4-5 सेंटर्स हैं। एंड देन अबाउट मी, मैंने आर्टिकलशिप करी थी डेलॉइट से। तो 2013 से आई स्टार्टेड डूइंग आर्टिकलशिप विद डेलॉइट। 3 साल मैंने डेलॉइट में आर्टिकलशिप करी, और वहां पे मैंने इनडायरेक्ट टैक्स में ही फील्ड में ही काम किया था 3 साल। देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद पीडब्ल्यूसी। जैसे ही मैं सीए बना तो 2 साल मैंने पीडब्ल्यूसी में काम किया। तो आई हैव अराउंड मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईडीटी, एंड आई बीन ट्रैकिंग जीएसटी उसके पहले, उसके आने से पहले। तो जीएसटी 2017 से आया था, बट हम लोगों ने जीएसटी को ट्रैक करना उसके भी पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन हमारा क्लाइंट था, तो जीएसटी आने से पहले ही 2016 से ही उन्होंने उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी, और हमने उन्हें एडवाइस करना चालू कर दिया था कि बाकी कंट्रीज में जीएसटी कैसा है और इंडिया में कैसा आ सकता है। एंड देन 2016 अक्टूबर अराउंड ड्राफ्ट रूल्स एंड ड्राफ्ट रेगुलेशंस जीएसटी के पब्लिश हुए थे। तो हमने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन भी फाइल करे थे गवर्नमेंट को, तो उसमें भी मैंने हेल्प करी थी व्हेन आई वाज इन डेलॉइट। उसके बाद जब मैं पीडब्ल्यूसी में गया, सो आई वर्कड ऑन फेडेक्स क्लाइंट। फेडेक्स कुरियर में सबसे फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड में। देन ऑल्सो आई वर्कड इन
शिपिंग कंपनी क्लाइंट जो कि बहुत बड़ा है। उसके बाद 2 साल काम करने के बाद फॉर सम टाइम आई वेंट टू अ इन्वेस्टमेंट बैंक नोन एज CLSA, और वहाँ पर मैंने थोड़ा काम किया, CFA लेवल 2 क्लियर किया, एंड देन टीचिंग का पैशन मुझे वापस ले आया, एंड देन आई जॉइंड विद्योदय अकेडमी, एंड आई ऑल्सो हैव अ रिक्रूटमेंट स्टार्टअप। तो जब भी आप CA CS बन जाएंगे या फिर कोई भी जो भी आप डिग्री आप कर रहे हैं वो कर लेंगे, उसके बाद आप मेरे पास डेफिनेटली आ सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग अ गुड जॉब। एंड अबाउट माय बुक, मैं आपको थोड़ा सा बुक का भी इंट्रोडक्शन दूंगा। जो मेरी बुक है वो मैं फॉर द पास्ट 1 year आई हैव स्पेंट इन वर्किंग ऑन माय बुक। तो आप सोच रहे होंगे कि यार इसको बुक बनाने में सर को इतना टाइम क्यों लग गया। तो आई विल टेल यू, इट इज नॉट जस्ट अ कॉपी पेस्टेड बुक। मैंने इसमें बहुत थॉट डाला है, बहुत साइंटिफिक वे में बनाई है वो बुक। तो उस बुक में कैसा है कि आपको ज्यादातर इन्फोग्राफ्स मिलेंगे, इन्फोग्राफ्स इन द सेंस आपको पिक्चर्स, डायग्राम्स और वो सब मिलेंगे, बट वो भी सारी चीजों की नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली जब आप उसको पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आपका ज्यादा ध्यान जाएगा, वो आपको ज्यादा याद रहेगा एज अगेंस्ट जो बाकी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली ही आपको वो चीजें रिमेम्बर रहेगी जो इम्पोर्टेंट है। और एग्जाम टाइम में मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च में से पढ़ा था कि जो पिक्चर्स होते हैं वो पिक्चर्स आपको 80% ज्यादा चांसेस है कि वो आपको याद रहेंगे एज अगेंस्ट टेक्स्ट। तो मेरी बुक का भी लिंक मैंने डाला था, तो वो आपने आई होप देख रखी हो। और ये जो लास्ट वाली लाइन है, आई डोंट नो, दिस इज अप टू यू टू जज एंड यू विल गिव मी फीडबैक कि मैं आपको समझा पाया कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू GST। सो दिस इज माई बुक। इसका लिंक आई होप आपने देखा हो खोलकर, और अगर नहीं भी देखा हो तो नो इश्यूज, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप जैसे ये सेशन खत्म होता है तब एक बार इसको जरूर देखिए और एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। तो 1 आवर का सेशन होगा। आई वुड एडवाइज यू कि हाफ एन आवर, सिर्फ हाफ एन आवर आप स्पेंड करें इसको वापस एक बार गो थ्रू करने के लिए, एंड देन जो मैं MCQ आज डालूंगा वो आप सॉल्व किए, तो आपका ये चैप्टर यहीं की यहीं खत्म हो जाएगा। और थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा मैं स्टार्ट होने से पहले। तो ये जो चैप्टर है इसमें से MCQ ही आते हैं। इट इज वेरी रेयर, पहले आते थे इसमें से बड़े क्वेश्चन, ये फाइनल के लिए बात करूँ तो पहले बड़े क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब सिर्फ MCQs ही आएंगे इसमें से एज पर माय असेसमेंट, और 3 से 4 नंबर के MCQs आ सकते हैं। इसमें से कुछ ऐसा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरी चीज, इसमें समझने का ज्यादा नहीं है, इसमें आपको याद रखने का ज्यादा है। तो ये वाला जो सेशन होगा आज का इंट्रोडक्शन टू GST, ये मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करवाऊंगा, मतलब आप देखेंगे कि आपको इसमें ज्यादा कुछ समझने के लिए, समझाने के लिए नहीं है। और हो सकता है इसमें से 50% चीजें आपको पहले से ही पता हो, तो प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि आज आपको ऐसा लग सकता है कि ये सब चीजें हमको ऑलरेडी पता है, तो आई नो वो आपको पता होगी, और बट ये है कि आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आपको वापस से नहीं उठाना पड़ेगा। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू GST। GST मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आपको पता ही होगा, और मोदी की लैंग्वेज में गुड एंड सिंपल टैक्स। ऑल्दो इतना सिंपल नहीं है, इतना गुड भी नहीं है, बट स्टिल। तो फर्स्ट, जब GST लाना था तो GST को लाना इतना इजी नहीं था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी GST लगाने की। VAT में जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको पावर थी कि गुड्स पे टैक्स लगाएं, और सेंटर के पास पावर थी कि वो सर्विस को टैक्स लगाएं। अब आगे जाके क्या होने वाला था कि गुड पे दोनों सेंटर और स्टेट को भी टैक्स लगाना था, और सर्विस पे भी दोनों स्टेट और सेंटर को भी टैक्स लगाना था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, पावर्स को अमेंड करना पड़ा। इसको हम डिटेल में आगे और पढ़ेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर में, बट आपको ब्रीफली बता रहा हूँ कि इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कब किया? 8th of September 2016, कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 को ये प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था 8th of September को। देन मैं आपको बताऊं, अगर आपको मेरी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है तो आप थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिए प्लीज। आप थोड़ा बाहर आके देखेंगे, अच्छे नेटवर्क में आएंगे
तो आपको थोड़ी आवाज और क्लियर आएगी। देन जो भी सेंटर के बिल्स थे, सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी बिल, यूटीजीएसटी बिल, जो भी सेंटर लेवी करता है, वो सब बिल्स लोकसभा में पास हुए थे 29 मार्च 2017। तो पहले इसका जो प्लान था वो ये था कि 1 अप्रैल 2017 को लाने की इच्छा थी इंडिया की, 1 अप्रैल 2017। बट ये डेडलाइन गवर्नमेंट मीट नहीं कर पाई क्योंकि स्टेट्स को सबको अग्री करवाना पड़ा, और इसलिए तो फाइनली जब स्टेट ने तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने तो ये टाइमली पास कर दिया था 29 मार्च को लोकसभा से, बट उसकी प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली थी, इसलिए फिर इसको शिफ्ट करना पड़ा आगे 1 जुलाई को जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो 29 मार्च को लोकसभा में पास हो गए ये सारे बिल्स, और ये सारे बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली, 12 अप्रैल 2017। देन जो सारे स्टेट्स हैं उन्होंने अपने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट्स कब पास किए थे, तो वो करे थे 30 जून 2017, ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में ये पास हुआ था 8 जुलाई 2017। तो ये सब 5 डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट डेट्स, और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट डेट्स ही हाईलाइट करी है यहाँ पर। तो एक इंपॉर्टेंट डेट और है जो कि है 1 जुलाई 2017, ये आप सबको पता भी होगा अगर आपने थोड़ा सा भी जीएसटी पढ़ा है तो ये वो वाली डेट है जब जीएसटी सारे स्टेट्स में पास हो गया था, सेंटर ने भी पास कर दिया था, एप्लीकेबल हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू हुआ ये, विथ इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई 2017। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स। इसमें से एमसीक्यू ही आएगा, इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मैक्सिमम 1 नंबर का एमसीक्यू इसमें से आ सकता है। देन नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। अब जीएसटी लाए क्यों, इतना हैसल किया क्यों, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज करना पड़ा, सारे स्टेट्स को बोलना पड़ा कि तुम हमारा साथ दो, जीएसटी लाना है, तो इतना हैसल गवर्नमेंट ने किया ही क्यों, क्योंकि उसकी नीड होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए किया होगा। तो क्या नीड थी, क्यों लाए थे, तो फर्स्ट जो रीजन था वो था मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे। अगर आप जैसे मैंने पहले आर्टिकलशिप करी है उस टाइम पे, उस एरा में जब बहुत सारे टैक्सेस थे, तो मैं बता सकता हूँ कि एक आर्टिकल पे, एक सी आर्टिकल पे क्या बीतती है। आपको सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट अलग जाना है, वीएटी डिपार्टमेंट अलग जाना है, एक्साइज डिपार्टमेंट अलग जाना है, कस्टम्स डिपार्टमेंट अलग जाना है। बेचारा एक आर्टिकल इतना कैसे मैनेज करेगा, तो गवर्नमेंट को भी आर्टिकल पे दया आ गई, गवर्नमेंट ने बोला कि हम बहुत सारे टैक्सेस हटा देंगे, सिर्फ एक टैक्स लाएंगे, 1 नेशन 1 टैक्स एंड 1 मार्केट, जो कि होगा जीएसटी। तो ये सारे सेंट्रल टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए जीएसटी में, ये सारे स्टेट टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए जीएसटी में, और ये लोकल टैक्स सब्ज्यूम हो गया जीएसटी में। तो कौन कौन से टैक्सेस थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी आप कस्टम्स पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है। देन सीवीडी और एसएडीबी कस्टम्स से रिलेटेड ड्यूटीज हैं जो कि अब सब्ज्यूम हो गई है जीएसटी में। सेंट्रल सेल्स टैक्स वो है जब पहले अगर आप इंटरस्टेट सेल करते थे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और अगर आप इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट अगर आप सेल कर रहे हैं तो वीएटी लगता था, जो कि स्टेट लगाता था। एंट्री टैक्स और परचेज टैक्स भी स्टेट लगाता था, अगर आपको एक गुड एक दूसरे स्टेट में लेके जाना है तो वो स्टेट आपसे पैसे चार्ज करता था। जैसे आपको पहले भी अगर ध्यान हो तो राजा महाराजाओं के जमाने से ही चला आ रहा है एंट्री टैक्स। आपको कभी भी बिजनेस करने के लिए अपने गुड्स किसी और के राज्य में लेके जाने हैं तो आपको जो वहां का राजा है उसको कुछ पैसे देने पड़ते थे, तो वो एंट्री टैक्स है। देन लग्जरी टैक्स, ये जनरली होटल्स में लगता था, लग्जरी होटल्स में। एंटरटेनमेंट टैक्स लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो जो एंटरटेनमेंट टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट का जो है, तो एंटरटेनमेंट टैक्स दोनों गवर्नमेंट लगाती है, एक तो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है और एक लोकल गवर्नमेंट भी लगाती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट पहले लगाती थी वो अब सब्ज्यूम हो गया है किसमें, जीएसटी, और जो लोकल गवर्नमेंट का एंटरटेनमेंट टैक्स वो अभी भी चल रहा है। तो these are the taxes which are not now subsumed in GST. Again, important question, MCQ question, 1 नंबर का इसमें से आ सकता है। दूसरी चीज ये थी कि सेम ट्रांजैक्शन पे डबल टैक्स लगता था।
अब सेम ट्रांजैक्शन पे डबल टैक्स कैसा लगता था? अगर आपको ध्यान हो, पहले जब आप रेस्टोरेंट में जाते थे, आप तो बहुत छोटे होंगे बट फिर भी पापा मम्मी आपका बिल का पेमेंट करते होंगे, तो जब रेस्टोरेंट में जाते थे तो कैसा था कि पहले उस पे वीएटी लगता था। जो स्टेट है वो अपने हिसाब से वीएटी लगाता था। तो आपने 100 रुपए का अगर खाना खाया तो उस पे सबसे पहले 4% से 6%, सबका अलग अलग रेट था। स्टेट्स में पहले कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं था, सब अपने हिसाब से अलग अलग रेट लगाते थे। तो फॉर एग्जाम्पल 6 रुपीज तो आपका ये लग गया, उसके ऊपर आपके ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। तो ये जो 100 रुपए है प्लस 6 रुपए, इस 106 रुपए पे सर्विस टैक्स लगता था 5.6% अराउंड। तो ये जो था सेम ट्रांजैक्शन है, आप खाना खाने गए, आपने एक ही खाना खाया, आपने एक ही थाली ली, लेकिन टैक्सेस कितने लगेंगे? 2, वीएटी भी लगेगा और सर्विस टैक्स भी लगेगा। तो इसीलिए बहुत कंफ्यूजन होता था। कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता था कि ये कुछ भी एक सप्लाई है, मतलब कुछ भी आपने सर्विस दी या फिर गुड्स लिया, तो वो गुड्स है या सर्विस वो डिटरमाइन करने में भी बहुत दिक्कत आती थी। स्टेट बोलता था कि नहीं ये तो गुड है, हम इस पर टैक्स लगाएंगे। सेंटर बोलता था कि नो दिस इज नॉट अ गुड बट अ सर्विस, तो हम इस पे टैक्स लगाएंगे। जैसे एक सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर आपको अगर खरीदना है तो आप क्या करोगे? आप जाओगे बाजार में, एक सीडी लेके आओगे, उसको इंस्टॉल कर लोगे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम तक बहस चली कि इसको गुड मानेंगे क्योंकि ये सीडी के मीडियम से आप ला रहे हो, उसको इंस्टॉल करो, उसको गुड मानेंगे, या इसको सर्विस मानेंगे क्योंकि आप इसको देख नहीं सकते हो, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इट्स इनटेंजिबल, तो इसको सर्विस मानेंगे, गुड मानेंगे। तो इस पे दोनों टैक्स लगा देते हैं, स्टेट भी टैक्स लगाता था, सेंटर भी टैक्स लगाता था। तो इसीलिए ये सब इश्यूज थे, इसलिए जीएसटी को आना जरूरी था। देन देयर वाज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? अगर आपने थोड़ा भी टैक्स के बारे में सुना हो तो कास्केडिंग इफेक्ट मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। अगर एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है, जैसे इस केस में जो आपका सर्विस टैक्स है वो किस पे लग रहा है? वो सिर्फ 100 रुपीज पे लगता था क्या? नहीं, वो लगता था वीएटी पे। तो एक बार टैक्स है ऑलरेडी, उसके ऊपर वापस से टैक्स लग रहा है। दिस इज नोन एज कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। और ये बहुत ही सही नहीं होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि कभी भी टैक्स के ऊपर टैक्स लगे, क्योंकि आपने ये वाली जो वैल्यू है 6 रुपीज, ये आपने वैल्यू ऐड नहीं किया है, इस पे आपका कुछ, ये आपकी जेब में नहीं जा रहा है, ये गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये अपना पोर्शन रख लिया 6 रुपीज, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 100 रुपए जो आपकी जेब में जा रहा है उस पर तो हम टैक्स लगाएंगे ही, हम लोग वीएटी पे भी टैक्स लगाएंगे, जो ये 6 रुपए हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे। तो दिस इज वेरी रॉन्ग, और ये पहले होता था कास्केडिंग इफेक्ट। ये वाला जो सिनेरियो है ये मैंने इसलिए बनाया है सिनेरियो प्रायर टू जीएसटी। आप में इसमें देख सकते हैं कि ये जो सारे टैक्सेस जो कि रेड में है, इसमें सब में कास्केडिंग इफेक्ट होता था, और जो ग्रीन में है, ग्रीन में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता था। और कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको क्रेडिट देना पड़ता है। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे तो ही वो कास्केडिंग इफेक्ट हटेगा। आपने 1 लाख पे जो टैक्स दिया है वो अगले लाख पे अगर आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हो तो वो उसका कास्केडिंग इफेक्ट हट जाता है, जो कि हम आईटीसी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि आईटीसी क्यों होता है, क्या होता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आपको इतना समझना है कि टैक्स पे टैक्स पहले होता था, और अभी का जो सिनेरियो है उसमें जो जीएसटी है इट इज वेरी मच इसका आईटीसी अवेलेबल है, ये क्रेडिटेबल। यहाँ पे मैंने जो लीजेंड्स बोलते हैं वो लीजेंड्स यहाँ पे डाल रखा है राइट में। तो ये सब क्रेडिटेबल है, और नॉन क्रेडिटेबल अब बहुत ही कम चीजें हैं जो कि जीएसटी से बाहर है, उस पर डबल टैक्सेशन होता है, लेकिन मेजरली जितना भी कास्केडिंग इफेक्ट होता था वो सब हट चुका है। एंड देन देयर वाज हाई कंप्लायंस कॉस्ट, इसलिए देयर वाज नीड, क्योंकि आपको जितने टैक्सेस हैं सब जगह आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, सब जगह की आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो आप एक्साइज की रिटर्न फाइल करो, एक्साइज में रजिस्ट्रेशन लो, फिर सर्विस टैक्स में फाइल करो, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन लो, वीएटी में लो। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक आईईसी नंबर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो लो, वहां के कंप्लायंसेस करो। तो कंप्लायंस बहुत हो रहा था और बहुत सारे ये सब कंप्लायंसेस हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि अपन एक ही टैक्स लाएंगे, 1 टैक्स 1 नेशन एंड 1 मार्केट। तो ये सब नीड थी, इन सब चारों नीड्स की वजह से जीएसटी इंडिया में आया। नाउ ये जीएसटी इंडिया में आ तो गया, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज के गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स 100 रुपीज है, जो कि होलसेलर को बेचा है। होलसेलर ने अपना 100 रुपीज
वैल्यू एडिशन किया है, प्रॉफिट डाला है और 200 में ये बेचा है होलसेलर को, और होलसेलर ने फाइनली ये गुड्स वापस से 100 रुपए वैल्यू एड करके कंज्यूमर को बेचा है। अब जब मैन्युफैक्चरर 100 रुपीज का गुड्स बेचेगा तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 100 रुपीज पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट इज 10%, इफ द रेट इज 10%, उसे 100 रुपीज का 10% कितना आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज उसने कैश पे कर दिया किसको? गवर्नमेंट को। अब नेक्स्ट लेग पे क्या होगा? जब मैन्युफैक्चरर ये होलसेलर को बेच दिया, अब होलसेलर जब 200 रुपीज का गुड्स बेचेगा तो उसे अगेन 10% विच इज 20 रुपीज टैक्स चार्ज करना पड़ेगा। बट ये 20 रुपीज पूरा गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। क्यों? जो होलसेलर है वो क्रेडिट ले सकता है, उसने ये 10 रुपीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को पे किया था, तो वो क्रेडिट उसको मिल जाएगा और उसे नेट 20 माइनस 10 सिर्फ 10 रुपीज पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज जाएगा गवर्नमेंट के पास। सिमिलरली जब रिटेलर ये 300 रुपीज में बेचेगा अपना 100 रुपीज प्रॉफिट ऐड करके, तो उसे 300 पे 10% विच इज 30 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, दैट इज आउटपुट लाइबिलिटी। बट उसके लिए जो इसने 20 रुपीज ऑलरेडी पे कर रखा है उसका क्रेडिट ले लेगा और नेट कितना पे करना है? सिर्फ 10 रुपीज। तो गवर्नमेंट के पास कितना रुपीज आया? 30 रुपीज। और इफेक्टिवली उतना ही आना चाहिए क्योंकि फाइनली जो गुड बिका है कंज्यूमर को वो कितना है? 300 रुपीज, और 300 रुपीज पे अगर आप 10% निकालो तो 30 रुपीज ही आता है। तो दिस इज टैली हो गया है हमारा इक्वेशन। तो इसीलिए अब हम पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट मतलब फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अब हर लेग पर देखो तो जो ये 10 रुपीज है ये इन शॉर्ट क्या है? ये 10 रुपीज है 10% ऑफ वैल्यू एडिशन ऑन ईच स्टेज। यहाँ पर आपने 100 रुपीज की वैल्यू ऐड करी, उसका 10% ये 10 रुपीज पे कर दिया। होलसेलर ने भी 100 रुपीज की वैल्यू ऐड करी, उसका 10% ये 10 रुपीज हो गया। रिटेलर ने भी 100 रुपीज की वैल्यू ऐड करी, 200 से 300, उसका 10% ये 10 रुपीज हो गया। तो इसीलिए हमेशा वैल्यू एड पे टैक्स होता है। देन देयर इज कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। तो कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट आप इसमें जो कलर स्कीम है उसे समझ सकते हैं। जो मैंने ग्रीन में लिख रखा है वो यहाँ पर ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये कि देयर इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ क्रेडिट्स। देन देयर फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। अब जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर को उसका क्रेडिट नहीं मिलता है जीएसटी का, तो फाइनल जो बर्डन है इस 30 रुपीज का वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा कंज्यूमर। तो ये जो 30 रुपीज है वो फाइनल बर्डन जो है वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा कंज्यूमर। इसलिए फाइनल बर्डन इज बोर्न बाय द कंज्यूमर। और लास्ट देयर इज नो कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। तो जैसा कि मैं आपको पहले बताया, जब आईटीसी होता है, जब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो टैक्स पे टैक्स लगने का सवाल नहीं होता है। तो दीज आर ऑल द फीचर्स, इन शॉर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। अब ये तो हो गया तो इन ऑल कॉन्सेप्ट, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सारे जीएसटी इन वर्ल्ड में जितने भी जीएसटी है हर जगह ये एप्लीकेबल होगा। यूरोप में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह एप्लीकेबल होगा। बट इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूअल जीएसटी है। जब जीएसटी आ रहा था तब गवर्नमेंट ने बोला था कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हम टैक्सेस कलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट को दे देंगे। लेकिन स्टेट उन चीज में माने नहीं। स्टेट ने क्या बोला कि हमें आप पे भरोसा नहीं है, आप तो कुछ भी करते हैं, हमें आप पे एक पैसे का भरोसा नहीं है, हमको ड्यूअल जीएसटी चाहिए, हमें डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आने चाहिए। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि ओके दिस टैक्स विल बी लेवीड बोथ, एक सेम ट्रांजैक्शन पे स्टेट भी लेवी करेगा और सेंटर भी लेवी करेगा। तो इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये 3 टैक्सेस लगाती है। आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, याद रखना दिस इज इंटीग्रेटेड जीएसटी एंड नॉट इंटरस्टेट जीएसटी। दिस इज आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड, जो कि कब लगता है? आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कुछ सप्लाई किया है तब लगता है। देन सेंट्रल जीएसटी और जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या होता है? जब जीएसटी आ रहा था तब सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स बहुत ही स्केप्टिकल थे कि हमें हमारा जो ऑलरेडी वीएटी का जो हमारा ऑलरेडी रेवेन्यू है वीएटी का वो चला जाएगा और उसकी जगह जीएसटी आ जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा जो रेवेन्यू है वो डाउन हो जाए। तो सेंटर ने उनको अश्योरिटी दी कि 2017 से 5 साल तक, 2022 तक, अगर आपके रेवेन्यू में जो आपको पहले मिलता था उससे कुछ भी कमी आई
तो हम उसके लिए आपको पैसे देंगे, जितना भी कमी होगी हम उसकी भरपाई करेंगे। और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस लगाया। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस अगर आप देखोगे तो जो डीमेरिट गुड्स होते हैं ना उन पे लगता ही है, जो कि गवर्नमेंट को प्रमोट नहीं करना है। देन एसजीएसटी कौन लगाता है? सारे स्टेट्स लगाते हैं। इसमें दो स्टेट है दिल्ली, दो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पौंडीचेरी, इन पे भी ये लोग भी एसजीएसटी लगाते हैं। ये लोग यूटीजीएसटी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये दोनों, ये जो यूनियन टेरिटरी है इनका खुद का लेजिस्लेशन है, इसलिए। तो एसजीएसटी सारे स्टेट्स लगाते हैं। और यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दीज टू यूनियन टेरिटरीज, सारी यूनियन टेरिटरीज लगाती है यूटीजीएसटी। और अभी आपको दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का क्या होगा? तो वो अभी जो अगस्त वाली जो एग्जाम है उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, आगे वो रेलेवेंट होगा। तो उसमें कैसा होने वाला है, जो जम्मू कश्मीर है उसका खुद का लेजिस्लेशन है तो वो तो एसजीएसटी ही लगाएगा, जो लद्दाख है वो यूटीजीएसटी लगाएगा। बट दैट इज नॉट फॉर अगस्त अटेम्प्ट, वो अगर आप नवंबर में दे रहे हैं तो वो अमेंडमेंट्स में कवर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र टू दिल्ली फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या पे करना है? आईजीएसटी। और अगर आप सेम स्टेट में कर रहे हैं दिल्ली टू दिल्ली फॉर एग्जांपल, तो एसजीएसटी और सीजीएसटी। और या फिर अगर आपका यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, वैसा। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। अगर ए ने बी को गुड्स बेचा 100 रुपीज का, सेम स्टेट में है, दिल्ली के दिल्ली में ही है, तो 9 रुपीज सीजीएसटी, 9 रुपीज एसजीएसटी। वही गुड अगर बी ने सी को बेच दिया 200 रुपीज, तो उसे 18% के हिसाब से 36 रुपीज आईजीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ये इंटरस्टेट सप्लाई है। तो दिस इज आवर फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया, विच इज ड्यूअल जीएसटी। आई नो ये बहुत सिंपल है, आपको आता होगा, बट फिर भी एक बार कंसेप्ट रिवाइज करना जरूरी, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स है वो सब इस पे ही बेस्ड होंगे। उस टाइम पे मैं ये मानूंगा कि ये सब कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए। देन एक फीचर है जीएसटी का कि देयर इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब भी गुड्स पे टैक्स लगाना रहता है तो गवर्नमेंट यही करती है कि सारे गुड्स को एक एक नंबर दे देती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका एसी है, अब एसी बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, स्टैंडिंग एसी, वॉल एसी, एंड आई डोंट नो आगे जाके टेक्नोलॉजी में कौन से नए टाइप के एसीज आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट सबके लिए लिख नहीं सकती कि स्प्लिट एसी पे इतना रेट, सेंट्रल एसी पे इतना रेट और विंडो एसी पे इतना रेट। इसलिए वो क्या करती है, ऐसे नंबर दे देती कि जो भी एसीज होंगे वो सारे, फॉर एग्जांपल 8514 एक नंबर दे दिया, उसके अंदर सारे एसीज कवर हो गए, उन सबका ये रेट। तो आपको अगर आपका रेट डिटरमाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये देखना है आपका गुड कौन से एचएसएन में क्लासिफाइड है। एचएसएन का एक बुक रहती है, उसमें सब लिखा हुआ रहता है कि इसमें क्या कौन कौन से गुड्स आएंगे, कौन कौन से डिस्क्रिप्शन के गुड्स आएंगे। अगर आपको आपका डिस्क्रिप्शन लग रहा है उस एचएसएन में आ रहा है तो आपके लिए वो एचएसएन हो जाएगा, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट बताएगी कि हर एचएसएन में क्या क्या टैक्स रेट ऑफ टैक्स होगा, आपको उस हिसाब से टैक्स पे करना है। वैसा ही सर्विसेज के लिए भी है, सर्विसेज के लिए भी अलग, पहले उसको सर्विस अकाउंटिंग कोड बोलते थे एसएसी, बट उसको एचएसएन ही बोलते हैं आजकल। तो एचएसएन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी। देन कंपोजिशन। अब जब जीएसटी आया तब जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेसमैन है, दे वर वेरी वरिड कि हमको इतना सारा कंप्लायंस करना पड़ेगा, इतनी सारी रिटर्न्स भरनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ऐसा था कि आपको हर महीने की 3 रिटर्न भरनी है, अभी तो फिर भी लोग कम करते जा रहे हैं। तो जो छोटा बिजनेसमैन था उसको बहुत इशू आ रहा था, उन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करी कि हम इतना सारा तो पे नहीं करेंगे, इतना सारा कंप्लायंस कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक लिमिट रहेगी, अगर आप उस लिमिट से कम हो तो आपके लिए इजी कंप्लायंस रहेगा, आपको फ्लैट रेट पे टैक्स पे करना, आपको ये भी नहीं देखना है कि आपका गुड्स कौन से कैटेगरी में क्लासीफाई हो रहा है क्या, और आपको कुछ टेंशन नहीं लेना, सिर्फ 1% टैक्स आप पे कर दो और आप खुश रहो। आपकी रिटर्न भी हम लोग बहुत कम रखेंगे, आपको क्वार्टर में एक रिटर्न भरनी है और एक फाइनल रिटर्न भरनी है एनुअल, बस। तो ये कंपोजिशन हम लोग आगे 3rd चैप्टर में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैंने सिर्फ आपको अभी हेड्स ऑफ दे दिया है कि ये क्या है। तो इट इज फॉर स्मॉल बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर कम है, अभी वो लिमिट 1.5 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ और कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख है, तो उससे कम आपका टर्नओवर है तो आप ये कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं।
देन देयर इज जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या है? जो भी आर्टिकल होंगे उन्होंने ये वेबसाइट तो विजिट करी होगी और बहुत दुख दर्द भी सहे होंगे इस वेबसाइट के। ये वेबसाइट वो है जो कि रिटर्न फाइलिंग के दिन बिल्कुल भी नहीं चलती है, बार बार एडिट होती है। बहुत बार आपने नंबर डाल दिया है, उसमें नंबर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा, आपको वापस से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो gst.gov.in इसको भी जीएसटी कॉमन पोर्टल बनाते हैं। एंड आई कैन से दिस इज द बैकबोन ऑफ जीएसटी। बैकबोन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले जो सारे स्टेट्स थे उसमें कुछ उन्होंने कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। महाराष्ट्र वीएटी की वेबसाइट अलग थी, एमपी वीएटी की वेबसाइट अलग थी। महाराष्ट्र से गुड्स जा रहा है एमपी में, तो महाराष्ट्र को कुछ पता नहीं है कि जैसे उसकी बॉर्डर क्रॉस करी उस पर कुछ ट्रैक नहीं रहता है। अब हर एक चीज, हर एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको इस जीएसटी पोर्टल पे मिल जाएगा। आप भले किसी भी स्टेट में बैठे हैं, आप दूसरे स्टेट का भी देख सकते हैं कि वहां पे क्या चल रहा है, और आप अपने स्टेट का तो देख ही सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर कंट्रोल अब सेंट्रलाइज हो गया है, सबके पास कंट्रोल है और देयर इज गुड कोऑर्डिनेशन। तो वो किसकी वजह से हुआ है? जीएसटीएन पोर्टल की वजह से। और फॉर योर नॉलेज, ये जो जीएसटीएन पोर्टल है वो इन्फोसिस कंपनी ने डेवलप किया है। पहले टेंडर दिया था तो सारी कंपनी ने टेंडर भरे थे, इन्फोसिस को ये अलॉट हुआ था। और जो हमारा ईवे बिल है वो अलग वेबसाइट पे बना सकते हैं। ईवे बिल भी हम आगे पढ़ेंगे इनवॉइस चैप्टर में। तो वह ईवे बिल gst.gov.in। अब ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं एएसपी और जीएसपी, बट ये मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको फटाक से समझ में आएगा कि ये क्या है। तो आपने क्लियर टेक्स्ट का नाम सुना है क्या? आई होप आपने सुना होगा। और अगर आपने आर्टिकल चिप करी है तो आपने बहुत सारे दूसरे सॉफ्टवेयर भी यूज करे होंगे रिटर्न फाइल करने के लिए। स्मार्ट टैक्स करके, जिसका स्मार्ट जीएसटी आता है, देन क्लियर टैक्स है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप इजीली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट डाउनलोड करो जिसको यूटिलिटी बोलते हैं, उसमें नंबर फीड करो, उसको अपलोड करो, और उसमें बहुत बार दिक्कत आती है उसको फाइल करने में। ये तो हो गई छोटे, अगर आपके बिजनेसमैन, आपके क्लाइंट्स अगर छोटे हैं तो ठीक है, फिर भी आप एक बार मैनेज कर सकते हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब जीएसटी आया था तब हम लोग असिस्ट कर रहे थे एक ऐसी कंपनी जो कि वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट शिपिंग लाइन है। उनकी बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, वो कंटेनर्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। उनके हर महीने के 5 लाख इनवॉइसेस आते थे, 5 लाख इनवॉइसेस पर मंथ। और अगर आपको वो अपलोड करना है तो जीएसटी की जो गवर्नमेंट की जो फॉर्मेट था उसमें आप सिर्फ एक बार में सिर्फ 10,000 इनवॉइसेस अपलोड कर सकते हैं। तो अगर मुझे मेरी कंपनी का सारे इनवॉइसेस अपलोड करने हैं तो मुझे 500 ऐसी सच फाइल्स बनानी पड़ेगी, विच वाज अ लॉट ऑफ हैसल। और 1 मंथ, फर्स्ट मंथ में हमने वो करा था, और मुझे ही पता है कि हमारे ऊपर कैसे बीती थी कि वो 500 फाइल्स का ट्रैक रखना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप लोग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जो सारी कंपनी जिसको बनाना है तो वो सॉफ्टवेयर बना सकती है, लेकिन सारे सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्ट एक्सेस जीएसटीएन पोर्टल पे नहीं देंगे। क्यों? इतने सारे सॉफ्टवेयर सब अगर जीएसटी को एक्सेस कर रहे हैं, जीएसटीएन पोर्टल को, और किसने भी हैक कर लिया तो गवर्नमेंट इतना रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम सिर्फ 34 लोग को जीएसपी लाइसेंस देंगे, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का लाइसेंस देंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे टीसीएस, अर्नस्ट एंड यंग, टेली, इन सब के पास जीएसपी का सॉफ्टवेयर है, तो वो जीएसपी का लाइसेंस है, तो वो जीएसटीएन से कोऑर्डिनेट करते हैं। और अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाया आपने और आपको उससे जीएसटीएन से कनेक्ट करना है तो आपको जीएसपी के थ्रू जीएसटी नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो टैक्स पेयर के पास, अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली भी भर सकते हो और अपनी रिटर्न्स और कंप्लायंसेस, या फिर आप एएसपी के थ्रू भी कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट एएसपी जीएसपी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1.9 वाला जो हमारा पैरा है, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन। और ये बनाया भी मैंने इसीलिए इतना अट्रैक्टिव है ताकि आपको दिमाग में छप जाए, आपको याद रहे कि कौन कौन सी चीजें जीएसटी में इंक्लूडेड है और कौन कौन सी चीजें जीएसटी से एक्सक्लूडेड है। तो इंक्लूजन्स में आपको टोबैको मिलेगा, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, वो सब जीएसटी में इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या कि उस पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ जीएसटी के साथ आपको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो पहले भी एप्लीकेबल थी वो तो अभी भी एप्लीकेबल है ही। तो टोबैको एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आपके सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, और जो
नॉर्मल टोबैको मिलता है, वो सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, उस पे जीएसटी लगेगा। देन ओपियम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स, इन सब पे भी जीएसटी लगेगा। जो आपका ओपियम मतलब अफीम होती है, और बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो भी नशीले पदार्थ जिनको बोलते हैं, उन सब पे भी जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी किस किस पे नहीं लगेगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर होम कंजम्पशन, अगर आप अल्कोहलिक लिकर की बात करें तो उस पर जीएसटी लगेगा। स्माइल मत कीजिए क्योंकि जीएसटी नहीं लगेगा, सॉरी स्माइल मत कीजिए क्योंकि इस पे जीएसटी नहीं तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। आपने अभी जब लॉकडाउन चल रहा था तब एक न्यूज पढ़ी होगी कि दिल्ली में कुछ टाइम के लिए अल्कोहल की छूट दे दी थी कि आप अल्कोहल खरीद सकते हो। तो कितनी लंबी लाइन लग गई थी, 3-3 किलोमीटर की लाइन लग गई थी। तो ये मतलब उसमें, और एक और न्यूज आई थी कि जीएसटी उस टाइम, सॉरी नॉट जीएसटी, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसमें 70% एक्साइज ड्यूटी लगा दी थी, 70% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, तब भी इतनी बड़ी लाइन थी। और आप सोचिए कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्यों अलाउ किया। गवर्नमेंट उस टाइम सब्जियां, फ्रूट्स और ये सब भी अलाउ नहीं कर रही थी, बट उन्होंने क्या अलाउ किया, लिकर क्यों किया? क्योंकि दैट इज देयर मेन रेवेन्यू। अल्कोहलिक लिकर किसी भी स्टेट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है, मेजर 20-30% जो पैसा है वो उनका वहीं से आता है। तो इसीलिए अल्कोहलिक लिकर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट्स। स्टेट्स ने पहले ही बोल दिया था, इसी शर्त पे वो जीएसटी लाए थे कि हम लोग अल्कोहलिक लिकर हमारे हाथ से नहीं जाने देंगे। तो उस पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी स्टेट की लगती है, और जो वीएटी है वो भी स्टेट का लगता है। तो ये पूरा रेवेन्यू जो है वो किसके पास जाता है, स्टेट के पास। सेकेंड है पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ये भी जीएसटी से इनको एक्सक्लूड किया है, बट एक क्लॉज डाला है जीएसटी में जो कि हम आगे पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, कि जीएसटी विल बी लेवीड इन फ्यूचर एट अ फ्यूचर डेट। जीएसटी इन प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लगेगा, जबकि जीएसटी काउंसिल बताएगी, वो भी हम पढ़ेंगे जीएसटी काउंसिल क्या होती है। तो जीएसटी काउंसिल जब बोलेगी कि हाँ अब से जीएसटी लगेगा पेट्रोल पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, तो उस टाइम लगेगा। तो इसमें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्रूड, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि प्लेन्स में डलता है, और नेचुरल गैस जो कि हमारे घर की नेचुरल गैस होती है वो। देन प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है रियल एस्टेट टैक्स, और इलेक्ट्रिसिटी पे भी जीएसटी नहीं लगता है। तो 2 चीजें हैं जो कि इंक्लूजन है जिसपे जीएसटी लगता है, सारे प्रोडक्ट्स पे लगता है, सारे गुड्स पे लगता है। ये चीजें स्पेसिफिकली बता रखी क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। तो टोबैको प्रोडक्ट्स और ओपियम जो भी नार्कोटिक ड्रग्स और ये सब है, इन सब पे लगता है। किस पे नहीं लगता है? तो दारू पे नहीं लगता है, गाड़ी चलाने पे भी नहीं लगेगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप दारू पे गाड़ी चलाओ, बट अल्कोहल पे भी नहीं लगेगा, पेट्रोल पे भी नहीं लगेगा। आपको लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, खरीद लो, उस पे जीएसटी लगेगा। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एसी चला के बैठो बढ़िया, उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। सेकेंड नेक्स्ट बात है जो है रजिस्ट्रेशन की। अब रजिस्ट्रेशन किसको लेना है जीएसटी में, किसको नहीं लेना है? तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि अगर आपकी लिमिट कम है, टर्नओवर आपका छोटा है, आप छोटे व्यापारी हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो जो सारे स्टेट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें कैसा है कि अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से कम है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, और इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा स्ट्रेस देके, ज्यादा मेहनत करके इसको और इनोवेटिव बनाया, अच्छा बनाया है ताकि आपको याद रहे। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं इनकी लिमिट कितनी है? 10 lakhs। अगर आप गुड्स या सर्विस 10 लाख से कम दे रहे हैं, 10 लाख या 10 लाख से कम, तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। उससे 1 रुपए भी ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेकेंड कैटेगरी है जिसमें ये लिमिट 20 lakhs है। तो अगर आप 20 lakhs तक गुड्स और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तब आपको नहीं लेना। उसके बाद अगर उससे 1 रुपए भी ज्यादा अगर आप सर्विस या गुड्स दे रहे हैं तो लेना है। तो वो कौन से 6 स्टेट्स हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, उत्तरांचल, तेलंगाना और पौंडीचेरी। ये सारे स्टेट्स वो हैं जिनकी लिमिट कितनी है? 20 lakhs। और बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं उसकी लिमिट, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस या फिर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो 20 lakhs है। बट एक्सक्लूसिवली सिर्फ गुड दे रहे हैं, अगर आप सिर्फ गुड सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लिमिट क्या होगी? होगी 40 lakhs। तो
सिर्फ जो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन है कि आप 40 lakhs तक आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, बट वो रिलैक्सेशन किसको नहीं है? सर्विस प्रोवाइडर को। सर्विस प्रोवाइडर को आपने 1 रुपए की भी सर्विस दी है अगर, तो आपके लिए लिमिट क्या हो जाएगी? 20 lakhs। तो ये मैंने आपको अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है। रजिस्ट्रेशन का अलग से पूरा एक चैप्टर है, उस टाइम हम और पढ़ेंगे कि टर्नओवर के अंदर क्या आएगा, और ये जो 20 लाख 10 लाख 40 लाख से इसको टर्नओवर मानेंगे तो किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, वो हम आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। ये पूरा थ्योरी है एंड इट इज रेयरली के इंस्टीट्यूट इसमें से पूछे, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये बेनिफिट्स बहुत ही जेनरिक बेनिफिट है, आप पढ़ के भी समझ लेंगे। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि आप किसी भी स्टेट से कहीं पर भी गुड सेल करो, आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, सेम टैक्स रेट लगना चाहिए, एक नेशनल पूरा एक इंडिया एज अ होल मार्केट मानना चाहिए। तो वो हुआ है इससे। देन जो मोदी जी हैं वो बहुत स्ट्रेस करते हैं मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, तो इसमें मेक इन इंडिया को भी बूस्ट किया है, लोग खुद ही बना रहे हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट बना है, इसलिए इट इज गुड। देन इनहेंस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट। जो लोग हैं उनको ज्यादा क्लियर है अब बिजनेस से रिलेटेड कि हाँ जो सारे लॉज हैं वो सेम है सारे स्टेट्स में, तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन रही है। तो दीज आर ऑल बेनिफिट्स टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट्स है। देन बेनिफिट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड और इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेनिफिट है, क्योंकि हर जगह आपको आईटी से मिलता है, तो कहीं पे भी डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कास्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रही है, तो दैट इज गुड। अगेन मिटिगेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग। पहले कास्केडिंग इफेक्ट होता था, अब वो नहीं हो रहा है। बेनिफिट्स टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए, अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से भी कम है, रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड से भी कम, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं है। और अगर थोड़ा ज्यादा है बट फिर भी 1.5 करोड़ या 75 लाख से कम है, तो आप एक कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं, जो कि इट इज अ सिंप्लीफाइड स्कीम। तो स्मॉल ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी दिस इज बेनिफिशियल। देन सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ है, नो डाउट, क्योंकि पहले बहुत सारे कंप्लायंसेस थे, अब सब एक ही कंप्लायंस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है। अगर आपने ग्लोबल रैंकिंग भी सुना हो तो पहले 100 से ज्यादा थी हमारी ग्लोबल रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और वो अब 60s में आ गई, और मोदी जी का ये टारगेट है कि वो कुछ टाइम में उसको 50 के भी अंदर लाएंगे हमारी रैंकिंग इन वर्ल्ड। देन सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन आपको पता है कि जो जैसा कि टैक्स लॉज इस स्टेट में है, दूसरे स्टेट में भी आप बिजनेस खोलोगे तो वहां पर भी सेम ही टैक्स एप्लीकेबल होगा, सेम वे में टैक्स एडमिनिस्टर होगा। सब चीजें ऑटोमेटिक हो गई है। आपका जो जीएसटी पोर्टल है दैट इज वेरी गुड। सब चीजें आपको जीएसटी पोर्टल पे ही करना है, आपको कुछ भी मैन्युअली फाइल नहीं करना है। पहले गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता था रिटर्न फाइल करने के लिए, कुछ भी आपको नया रजिस्ट्रेशन भी आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है जीएसटी में। तो सब चीजें आईटी पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए आपका टाइम बचता है इसमें। एंड देन रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। आपको तो पता ही है इंडिया में अगर किसी भी आप गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको उसको खुश करना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। तो जितने ज्यादा आपको ऑफिसर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा उतनी ज्यादा आपकी कंप्लायंस कॉस्ट रहेगी। सब जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की फीस भरनी पड़ेगी। आप कैसा, आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन लेना है और एक ही ऑफिसर से डील करना है, जो कि आपका जिसके ऊपर आपका जुरिस्डिक्शन रहेगा। तो देयर इज रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा था जीएसटी लाने के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स करते हो, तो वैसे बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे छोटे छोटे, लेकिन जो मेन अमेंडमेंट्स है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं मैंने वो सब कवर किए हैं। तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंड करना पड़ता है। तो पहले मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं तो क्या आपको याद दिला दूं, क्योंकि पढ़ा तो आपने होगा ही कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग आई थिंक सिविक्स में पढ़ते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका प्रीएम्बल होता है। तो ये जो फोटो है ये प्रीएम्बल का फोटो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये आपने जरूर देखा होगा।
तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसे स्टार्ट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ रहता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स रहती है कि किसकी क्या राइट्स है, और पावर्स दी हुई रहती है। मेनली ये दो चीजें कि गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स है, गवर्नमेंट की क्या क्या राइट्स हैं, देन जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या राइट्स और क्या पावर्स हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा ऑलरेडी, कि अगर किसी भी जगह पे किसी को टैक्स लगाना है, किसी भी गवर्नमेंट को भी इनफैक्ट फॉर एग्जांपल टैक्स लगाना है, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पास टैक्स लगाने की राइट नहीं है तो वो आपसे टैक्स वसूल नहीं कर सकते, उसको हफ्ता माना जाएगा। दैट विल बी इलीगल वॉइड एब इनिशियो। अगर गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया कि हम कल से लोगों के कैश ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगा देंगे, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को पहले कॉन्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा कि पावर है कि नहीं, अगर नहीं है तो पावर डलवानी पड़ेगी, फिर ही वो लोग टैक्स लगा सकते हैं। तो जो आपका आर्टिकल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आर्टिकल। तो आर्टिकल 265 में दे रखा है कि कभी भी आप टैक्स किसी से कलेक्ट नहीं कर सकते अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है उसको टैक्स कलेक्ट करने की। तो वो क्या, कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल बताता है, 265। देन 245 है, वो पावर देता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पूरे इंडिया में टैक्स लगा सकता है। जो हमारी गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है पार्लियामेंट में रहता है, तो जो भी पार्लियामेंट रहता है, दोनों हाउसेज, वो दोनों मिल के पूरे इंडिया के लिए लॉज बनाते हैं। और जो भी स्टेट है, स्टेट की जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेचर असेंबली, वो उसी स्टेट के लिए लॉ बना सकती है। ये कहाँ पर है, पावर टू मेक लॉज, 245 आर्टिकल में। फिर 246 आर्टिकल है जिसमें पावर्स डिवाइडेड है। ये भी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा स्कूल में कि इस आर्टिकल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब यूनियन लिस्ट क्या होती है, वो लिस्ट जहां पर वो सब गुड्स, वो सब पावर्स जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि हाँ आप इस चीज में अपना बता सकते हैं, इस चीज में टैक्स लगा सकते हैं, इन सब चीजों पे आपका कंट्रोल है। जैसे डिफेंस और टेररिज्म और ये सब चीजें हैं जो कि नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस की रहती है, वो सब किसके हाथ में, पावर्स बनाने की, उसमें रूल्स बनाने की पावर्स किसके पास है, यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देन स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कौन सी लिस्ट है, स्टेट लिस्ट। तो इस लिस्ट में जो भी चीजें दे रखी है उसका जुरिस्डिक्शन किसके पास है, स्टेट के पास है। जैसे पुलिस हो गई, वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, कुछ पार्ट ऑफ टेररिज्म भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। देन देयर इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है, ये वो मैटर्स हैं जिसमें कि स्टेट और सेंटर दोनों एडमिनिस्टर कर सकते हैं, साथ में नहीं करते हैं, अलग अलग करते हैं, बट दोनों कर सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गया, तो वो दोनों गवर्नमेंट का उस पर जुरिस्डिक्शन है, जो दोनों चाहे उस पर रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। तो पहले क्या था, जो सर्विस टैक्स था वो यूनियन लिस्ट में था कि आप एक्सक्लूसिव राइट सर्विस को टैक्स करने का किसके ऊपर था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। बट अब वो क्या करना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी उसका पावर देना है। देन जो गुड्स पे टैक्स लगाने का पावर थी वो किसके पास थी, वो स्टेट के पास थी, स्टेट लिस्ट में पहले। तो इसीलिए अब हमको दोनों को चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा, ताकि दोनों चीजों पे टैक्स लगा सके, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगा सके। तो क्या क्या अमेंडमेंट आया, फर्स्ट अमेंडमेंट आया 246A इंसर्ट किया। 246A में क्या लिखा हुआ था, 246A में लिखा हुआ था कि स्टेट्स जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे टैक्स लगा सके। तो पहले वो सर्विस पे टैक्स नहीं लगा सकते थे, पहले कौन टैक्स लगाता था सर्विस पे, सिर्फ यूनियन। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में 246 ऐड किया कि अब स्टेट्स भी सर्विस पे टैक्स लगा सकती है। और 268A ओमिट किया। 268 में क्या लिखा हुआ था, पावर थी पार्लियामेंट के पास, सॉरी सेंटर के पास टू लेवी सर्विस टैक्स, तो वो हटा दिया कि अब जो स्टेट है वो भी बना सकता है। देन 269A वाज इंसर्टेड। 269A में क्या लिखा हुआ है कि जो IGST है, IGST कब लगता है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहे हैं तो IGST लगता है।
उसमें क्या दिया हुआ था कि जो IGST है ये अपोर्शन होगा बिटवीन सेंटर एंड डेस्टिनेशन स्टेट। डेस्टिनेशन स्टेट क्यों आया? क्योंकि जो GST है दैट इज कंजम्पशन बेस्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन। अगर आपने कभी भी सुना होगा तो डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स इसको बोलते हैं। तो जिस स्टेट में फाइनली गुड कंज्यूम हो रहा है उसके पॉकेट में वो टैक्स जाता है। तो इसीलिए जो IGST है, IGST वो कौन कौन शेयर करेंगे? एक तो सेंटर शेयर करेगा और एक डेस्टिनेशन स्टेट है वो शेयर करेगा। देन जो पावर है प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स बनाने की। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? तो जैसे गुड्स हैं, गुड्स तो आपको क्लियरली पता है कि आपने कहाँ से उसको बेचा है और कहाँ पे बेचा है। आपने आप मध्य प्रदेश में हो, आपने महाराष्ट्र में गुड्स भेजा है तो वो डेफिनेटली पता चलेगा कि हाँ गुड्स धीरे धीरे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो आपको दिखेगा वो कि हाँ गुड्स जाया गया 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 और फाइनल उसका कंजम्पशन कहाँ हुआ? जहाँ पे वो डिलीवर हो गया। बट सर्विसेज के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। कोई बोल सकता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई यहीं पर है, कोई बोलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ और है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है। अब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो। आपने जब मध्य प्रदेश में थे तब आपने सब्सक्रिप्शन लिया, अब आपको जाना पड़ रहा है आउट स्टेशन। आप आउट स्टेशन ऑडिट पे जा रहे हैं या फिर क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हैं, आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वहां से भी आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स। तो क्या होगा? नेटफ्लिक्स कहाँ पे बोलेगा कि कहाँ पे हमने सप्लाई की सर्विस? इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए रूल्स बनाने पड़े हैं जो कि स्टेट सेंटर ने बनाए हैं। इसकी पावर सेंटर को दी, क्योंकि अगर स्टेट को देते तो वो लड़ते कि नहीं हमारे हिसाब से इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ होना चाहिए, हमारे हिसाब से इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई है उसी स्टेट के पास क्या जाएगा? रेवेन्यू। इसलिए उसका पावर किसके पास है? सेंटर के पास है। तो वो कहाँ से आया? 269A। और 279A इंसर्ट हुआ था टू एडमिनिस्टर GST काउंसिल। अब GST काउंसिल है क्या, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब ये जो जब GST आ रहा था तब हमको कैसे बनाना था? GST पूरे इंडिया पे लगने वाला था, सारे स्टेट्स पे लगने वाला था, यूनियन गवर्नमेंट को भी उसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए था। तो अब ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन हो। स्टेट्स के जो भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स, उनका भी से हो फाइनल डिसीजन में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने एक GST काउंसिल बनाई। अब ये GST काउंसिल के पास बहुत सारी पावर्स है। अब सबसे पहले तो ये GST काउंसिल बनाई किसने, कॉन्स्टिट्यूट किसने करी? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं GST काउंसिल। उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी थे, तो उन्होंने GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करी थी, मतलब ओरिजिन करी थी, स्टार्ट करी थी। GST काउंसिल कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? तो वो हुई थी 15 सितंबर 2016, मतलब GST आने से पहले ही, क्योंकि उन लोगों को ही GST लाना था, GST काउंसिल को। तो GST काउंसिल कब हुई थी? 15 सितंबर 2016। अब अगर आपको स्टार्टिंग का पैराग्राफ याद आ रहा हो स्टार्टिंग में, तो 8 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ था, उसमें GST काउंसिल की भी अमेंडमेंट आया था, और उसी के एक हफ्ते बाद GST काउंसिल बन गई थी, जो कि क्या डेट है? 15 सितंबर 2016। अब सर GST काउंसिल में होता कौन कौन है? तो GST काउंसिल में 3 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन जी। आपने देखा होगा अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 4-5 आई थिंक 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी लगातार रोज के रोज इकोनॉमिक पैकेज देने के लिए। तो वो निर्मला सीतारमन जी, वो कौन है? वो चेयरपर्सन है, फाइनेंस मिनिस्टर है और चेयरपर्सन है GST काउंसिल की। और अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से देखा हो तो निर्मला सीतारमन जी इंग्लिश में बोलती थी, और उनके साथ एक और बंदा बैठा रहता था जो कि हिंदी में बोलते थे, हिंदी में उसको कन्वर्ट करते थे। वो कौन थे? वो थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, अनुराग सिंह ठाकुर उनका नाम है। तो वो भी GST काउंसिल के एक मेंबर है। तो वो क्या है? वो ये देखते हैं कि किस स्टेट को सेंटर से कितना पैसा देना है, कितना पैसा उनसे लेना है, वो सब चीजें। स्टेट का फाइनेंस कौन मैनेज करते हैं? अनुराग सिंह ठाकुर। तो एक तो कौन हो गया? अपने निर्मला सीतारमन जी, दो जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, जो कि अपने अनुराग ठाकुर जी है। और बाकी जो सारी गवर्नमेंट है, सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं,
उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है, स्टेट गवर्नमेंट के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर या फिर टैक्स मिनिस्टर या फिर जो भी वो गवर्नमेंट चाहे जिसको इंचार्ज बनाना उनको, तो उनका भी सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है, तो सबके एक एक रिप्रेजेंटेटिव, एक हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो, और एक हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस है वो। तो ये सब मिला के क्या बनता है, जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, तो वो भी स्पेसिफिकली बता रखा है कि जीएसटी काउंसिल क्या क्या कर सकती है। तो वो रेकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि आपको ये सब चीजें करनी चाहिए, उस हिसाब से गवर्नमेंट लॉ पास करवा के उसको इनैक्ट करवाती है। तो जीएसटी काउंसिल क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको मेरी बुक में ऑरेंज में बहुत सारी चीजें मिलेगी। वो ऑरेंज मतलब क्या है, वो ऑरेंज हाईलाइटेड पोर्शन है। अब जैसे अगर आपको शॉर्ट में रिवीजन करना है तो आपको पूरा वापस से देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जो ऑरेंज वाले पोर्शन है ना, सिर्फ उसको ही देखना है। जैसे जीएसटी व्हाट विल बी सब्ज्यूम्ड, तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि हाँ क्या क्या चीजें जीएसटी में सब्ज्यूम होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। देन क्या क्या चीजें एग्जम्प्ट होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। मॉडल जीएसटी लॉज क्या होंगे, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जीएसटी आने से पहले गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले थे ताकि इंडस्ट्री बता पाए कि हाँ हमें ये चेंजेस लाने, इसमें ये चीजें गलत है ये। तो वो मॉडल जीएसटी लॉ वो किसने बनाया था, वो जीएसटी काउंसिल ने ही बनाया था। देन थ्रेशोल्ड लिमिट के किस लिमिट पे टैक्स लगना चाहिए, अगर किसी का एसएससी का टर्नओवर कितना है तो टैक्स लगेगा। देन रेट्स ऑफ टैक्सेस वो डिटरमाइन करते हैं, किसी कभी स्पेशल रेट लगाना है तो वो डिसाइड करते हैं। जैसे केरला में जब फ्लड आई थी तब एक स्पेशल रेट लगा था, तो वो भी किसने एडवाइस किया होगा, जीएसटी काउंसिल ने। देन स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेशल स्टेट्स, तो कुछ स्टेट्स हैं जिनको 11 स्टेट्स है जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं, तो उन पे क्या स्पेशल रूल्स लगेंगे वो भी जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करता है। और एनी अदर मैटर जो जीएसटी काउंसिल को लगता है कि हाँ ये जीएसटी के लिए रेलेवेंट है, तो इट इज ओपन। जीएसटी काउंसिल को लगता है कि हमें जीएसटी से रिलेटेड ये डिसीजन लेना चाहिए, ये रिकमेंडेशन देनी चाहिए, तो वो वही रिकमेंडेशन दे सकते हैं। देन हमने ऊपर एक्सक्लूजन में पढ़ा था कि जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो बाद में जीएसटी में आएंगे। यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये वाली जो लाइन है वो बाद में जीएसटी में आएंगे, बट कब आएंगे, जब जीएसटी काउंसिल बोलेगा कि हाँ अब से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी जीएसटी लगेगा। तो ये वही वाली बात आ गई कि इन 5 चीजों पे जीएसटी कब लगेगा, वो भी कौन रेकमेंड करेगा, जीएसटी काउंसिल। देन कोरम, कोरम आपने लॉ पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कोरम क्या होता है, कि मिनिमम 50% मेंबर चाहिए जीएसटी काउंसिल के प्रेजेंट, तो ही उस मीटिंग को वैलिड माना जाएगा। वो क्या होता है आपका कोरम। और लास्ट में पासिंग डिसीजन इन मीटिंग, डिसीजन कैसे पास होता है, अगर 3/4 वोट उसके फेवर में जाएंगे, उस डिसीजन के फेवर में 3/4 वोट्स किस चीज के, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उन सबका 3/4 अगर इन फेवर ऑफ दैट डिसीजन है तो वो डिसीजन पास हो जाएगा, अदरवाइज वो डिसीजन फेल हो जाएगा। एंड सारे में जो डिसीजंस है सबके वोट का वेट कितना है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका 1/3 वेट है और स्टेट गवर्नमेंट का सबका मिला के 2/3 वेट है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की भी उसमें अच्छी से है, वो अच्छा मतलब बहुत सारी पावर है, 66% पावर आप बोल सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। देन एडजुडिकेशन, अगर कभी भी 2 स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट होती है या सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट होती है तो उसको रिजॉल्व कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। सो गाइज विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज सेशन। आज का सेशन हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि हमें तो सब पता था, बट स्टिल मैंने एक बार आपको गो थ्रू करवा दिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ बेस। और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई। सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस टुमारोज सेशन। सप्लाई अगर आपको नहीं आया तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, और सप्लाई का हमारा जो एग्जाम है उसमें वेटेज ही बहुत अच्छा है, 10-15 मार्क्स का तो सप्लाई में से ही आ जाता है, कल का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल्सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको उसमें मजा आएगा पढ़ने में।
और तो तब तक के लिए स्टे एट होम, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। कल हम लोग वापस मिलेंगे, बट एक चीज और, मैं आपको शाम तक भेजूंगा एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। वो जो एमसीक्यूज हैं वो आज जो भी मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड हैं। तो आई होप आप सब ट्राई करेंगे, उसको करेंगे, और जिसका जिसका सबसे ज्यादा सही करेक्ट आएंगे, मैं कल वो अनाउंस करूंगा कि भाई ये बंदा या ये बंदी है जिसने सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर्स दिए हैं, वैसा। और मतलब सिर्फ मैं अनाउंस करूंगा, मुझसे कुछ गिफ्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मैं भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।